की आवाज को सर्वोपरि रखना, जनता के महत्व को सर्वोपरि रखना। यहां पर आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि एक राजा का दायित्व क्या है, प्रजा का सुखी राजा का दायित्व है। आचार्य चाणक्य ने इस बात के लिए तत्कालीन सत्ता को आग्रही बनाया था। भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को राजा के बारे में उनके कर्तव्यों का एहसास कराया तो भी यही इसी बात का एहसास कराया था। और उससे पहले भी अगर आप रामायण कालखंड में जाकर के देखेंगे तो भगवान राम ने भी अक्सर सह जनता की आवाज को ही महत्व दिया। यह लगातार चलता रहा और आज भी भारत ने इस बात का उल्लेख किया। भगवान कृष्ण ने कभी अपने को राजा नहीं कहा, उनकी एक गण परिषद थी। उस गण परिषद में जो उम्र में सबसे वरिष्ठ थे वो उसके प्रमुख के रूप में काम करते थे और फिर वह उसके अनुसार अपना व्यवहार करते थे। आम जनमानस की वहां सुनवाई होती थी। याद करिए जब द्वारिका में अंतर्द्वंद प्रारंभ हुआ, अंतर्द्वंद के बाद वह दृश्य भगवान कृष्ण के सामने ही घटित होता है जब आपस में ही गण परिषद से जुड़े हुए सभी सदस्य एक दूसरे से लड़ते हैं और मर मिटते हैं। भगवान कृष्ण ने उस दृश्य को देखा कि उसी में उनका पुत्र भी है, उन्हीं में उनके सगे संबंधी भी हैं। और जब उन्होंने अपने पुत्र को अंतिम जल दिया तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन्होंने पूछा, वो बड़ा असहाय स्थिति में था। तो कृष्ण ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य के नियम प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं, ये केवल जनता पर थोपने के लिए नहीं होते हैं। अगर एक कानून जनता के लिए बना है तो जनता पर शासन करने वाले लोगों पर भी यही कानून लागू होते हैं। और तुमने इस नियम को नहीं माना, इसलिए इस प्रकार की दुर्गति के शिकार हो रहे हो। यह आज से 5000 वर्ष पहले अपनी गण परिषद से जुड़े हुए उन सदस्यों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं जो इसकी दुर्गति के शिकार हुए। और उसके उपरांत भी अलग अलग कालखंड में चीजें देखने को मिले। आपने देखा होगा भारत के अंदर जब हम गणतंत्र की ही बात करते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जब दुनिया में कोई सभ्यता और संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी, तब भारत के अंदर इस प्रकार के गण परिषद थी। वैशाली उसका एक उदाहरण था। अत्यंत प्राचीन थे, पूरी व्यवस्था जनता के हितों के लिए समर्पित थी। उनकी राय को, उनके सुझाव को सर्वोपरि रखा जाता था। और एक समृद्ध परंपरा जब अपनी विरासत को सजो करके नहीं रख सकती तो उसके सामने उसी प्रकार की भयावह स्थिति पैदा होती है जैसे गुलामी के कालखंड में हम सबको देखने को मिला। हम सबको अपनी प्राचीन उस थाती को एक बार फिर से अवलोकन करने की आवश्यकता है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ा है एक सकारात्मक पहल है। भारत आज दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब तक हर व्यक्ति लोकतंत्र के इस मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए उतनी ही पवित्र भावना के साथ
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक ओर रख करके लोकतंत्र को जो जाति के आधार पर नहीं, किसी मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए, जिस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, हम सबको आगे बढ़ने की, स्वतंत्र भारत में एक नया अवसर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।